नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे ख़ास मेहमान इंजीनियर पंकज कुशवाहा जी हैं। आप सामाजिक विकास परिषद NGO के ऑनरेबल वाइस चेयरमैन हैं। आप बहुत उम्दा लेखक हैं, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इंजीनियर पंकज कुशवाहा जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू। पंकज जी, जो आपने एक NGO बनाया है सामाजिक विकास परिषद, इसकी यात्रा को हम जानना चाहते हैं। NGO तो दुनिया भर के हैं, देश भर में, राष्ट्रीय स्तर पर। कैसे उन NGO की भीड़ से आपका ये जो NGO है, कैसे उन NGO की भीड़ से अलग है? हमारा जो NGO है वो 2018 में हमने इस्टेब्लिश किया था। और आजकल जो के NGO चल रहे हैं वो मोस्टली देखते हैं कि इनकम के पर्पज़ से बनाए जाते हैं जी। जिससे कि पॉलिटिशियन फंडिंग करें, फॉरेन से फंडिंग आए। बट जो हमारा NGO है वो फंडिंग के पर्पज़ से नहीं है। हमारे NGO के जो बेसिक मोटिव हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जी, पर्यावरण, इन 4 मुद्दों को लेके हमारा NGO काम करता है बेसिकली। इनको लेके हम समय समय पर अपने कुछ प्रोग्राम्स करते रहते हैं। जी। अभी कुछ दिन पहले हमने गौशाला जो बनी है जी। उनमें गायों की व्यवस्था को देखते हुए एक प्रोग्राम किया था। जी। सर्दियों में हम देखते हैं गौशाला में गायों को कई बार इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बार गौशालाएं इस तरह से बनी हैं कि उनको प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। शेड है लेकिन उनमें पता चलता है कि 10-20 गायें आ गई, बाकी की गायें रात भर सर्दियों में मर रही हैं। एक गौशाला में हमने देखा कि गायें टांगों से बिल्कुल नीचे कीचड़ में बैठी हुई हैं, कुछ लेटी हुई हैं, 2-4 वहीं मरी हुई हैं। जी। तो हमने सोचा यार कुछ करना चाहिए। तो हमने उसके लिए क्या किया कि अपने क्षेत्र के विधायक जी से बात की, उनको इस बात से अवगत कराया। उसके बाद उन्होंने गौशाला के इंचार्ज को तलब किया और वहाँ की व्यवस्था ठीक कराई। उसके बाद वहीं पे हमने उनको बुलाया कि आप आइए, और उन गायों को कुछ खाने का इंतज़ाम करवाया गया और झूले वगैरह उड़वाई गई और उनके लिए और एक्स्ट्रा शेड बनवाया गया। तो इस टाइप के काम हैं। शिक्षा की बात करें तो हम समय समय पे बच्चों को किताबें, पढ़ने की जो सामग्री है वो वितरित करते रहते हैं। जी। जगह पे। तो इस तरह से हमारा जो पर्यावरण को लेके है, हर सीज़न में हम लोग 100 से लेके 500 तक पेड़ हर सीज़न में पौधरोपण कराते हैं, है ना। जिसके लिए जो हमारा NGO है, बात आती है कि इस सब के लिए हम कहाँ से, आप फंडिंग नहीं लेते हैं तो पैसे का इंतजाम कहाँ से करते हैं। जी। तो जो भी हमारी टीम है हम आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं। जी। जो उस क्षेत्र के जैसे ग्राम प्रधान हैं, है ना, वहाँ के इस तरह के राजनीतिज्ञ हैं, विधायक हो गए, सांसद हो गए, जी, ये सब लोग उसमें आके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे कि वो काम हो जाए। हमें उससे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमारा NGO काम कर रहा है। जी। कुशवाहा साहब, 2018 में आपका ये NGO स्टार्ट हुआ, उस दौरान कोरोना का भी समय आया, शायद उसको भी आपने नज़दीक से और पूरे देशवासियों ने देखा। उस कोरोना के समय में किस प्रकार से आपके NGO ने अपने आप को स्थापित रखा, किस प्रकार से लोगों की ज़रूरतों का किस स्तर तक आप ध्यान रख पाए, किस प्रकार से आप समाज के जो एक सजग प्रहरी के रूप में आप नज़र आए, थोड़ा बताते चलें, क्योंकि ये अपने आप में अनोखा और अनूठा उदाहरण हो सकता है कि आप बोलते हैं
एनजीओ है, सामाजिक संस्थाएं हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप करते दिखें, जनता आपके बारे में चर्चा करे, वही आपका सही मायने में रिपोर्ट कार्ड होता है। थोड़ा बताते चले। जैसे कोरोना काल में इतनी सख्ती थी कि किसी को बाहर नहीं निकलना है। उस दौरान में भी हमारी जो टीम है वो परमिशन लेने के बाद, विदाउट परमिशन तो जाना ठीक नहीं था, परमिशन लेने के बाद हम लोग जो भी, जैसे कुछ लोग बाहर जाते हैं कमाने, कंपनियों में करते हैं जी, वो लोग जैसे आते थे गांव में, जो स्कूल हैं बाहर गांव के, वहाँ पे रुकते थे, तो उनके लिए हम लोग क्या करते थे कि प्रॉपर एक मेडिकल टीम को जो वहाँ पे होती थी उनको इंस्पेक्शन करना, देखना कि सब वहाँ पे खाने की व्यवस्था सही है कि नहीं है। क्योंकि कई बार होता है कि आपने कर तो दिया, वहाँ से पब्लिक जो आ रही है गांव में कोरोना के टाइम पे, तो उनको इतनी इजाज़त नहीं थी कि वो डायरेक्ट अपने घरों में जाएं, क्योंकि उनसे इन्फेक्शन पता चले किसी को है, वो फैल गया ना वायरस, तो वो स्कूलों में रह रहे हैं, तो मेडिकल टीम है वहाँ पे, वो ऐसा तो नहीं है कि सही से काम नहीं कर रहे हैं लोग, है ना। कई बार ऐसा होता है कि वो मेडिकल के जो स्टाफ है इतने बिजी होते हैं, इतना ज़्यादा फैला हुआ था कोरोना, है ना, अवेलेबल नहीं है, काम का दबाव बहुत अत्यधिक होना, इतना ज़्यादा था, तो उनकी भी हेल्प करना कि भाई हमें कुछ अगर हमारी हेल्प चाहिए तो हम मौजूद हैं आपके लिए, साथ आपके साथ काम करने के, प्रॉपर पीपी किट जो भी है उसको पहन के ना, एप्रॉन वगैरह, तो वो मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना ना। उसके बाद जो है उनका खाने पीने के लिए जो सामग्री है वो उसकी व्यवस्था करना। ऐसा नहीं कि वो अपनी तरफ से करते थे, उनके घरों से लेके कि भाई आप रहो अंदर, हम जो है वो पूरा अपने किट वगैरह पहन के रखे हैं, आप हमको दे दो, आप वहाँ पे जाके कर देंगे अरेंजमेंट। तो इस तरह से हम कोरोना काल में पूरा एक्टिव रहे और समाज के लिए काम किया। जी, कुशवाहा साहब, आपने बहुत बड़े बिंदु आपने उठाए, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण। वास्तव में तीनों इतने बड़े बिंदु हैं, इसको हम छोटा मान लेते हैं। सरकारें भी विभिन्न योजनाएं, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, विभिन्न एनजीओ इन मुद्दों पर लगातार कहते हैं कि हम भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो परिस्थिति और क्या वो कारण होते हैं कि आज तक भी हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। इतना बड़ा सरकारी तंत्र होने के बाद, सामाजिक संगठन होने के बाद भी, क्योंकि मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर आप सही से दे पाएंगे, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो अनुभव है, निश्चित तौर पर आप सरकारों को जगाने का भी काम करते हैं। आप बहुत बेहतरीन उम्दा लेखक हैं, तो थोड़ा बताते चले, मार्गदर्शन देते चले, क्या कारण है, क्यों इतने लंबे वर्षों के बाद भी हम अपने इन बेसिक मुद्दों को के लिए ही भागदौड़ करते हैं, इनकी प्राप्ति आज तक क्यों नहीं हो पा रही? ये 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगा। कौन कहता है आसमां पे सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर सरकार अपने प्रॉपर वे में काम करे, सरकारी जो मशीनरी है, एम्प्लॉइज़ हैं जो सरकार के, वो सही से अगर काम करें तो फिर किसी भी एनजीओ की ज़रूरत क्या है। क्या बात है, क्या बात है, सच्चाई। हाँ जी, इतने एनजीओ चल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, फिर भी व्यवस्था आप देखते हैं कि डाउन है। जी, हर जगह कंप्लेन है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप देखेंगे 50% पब्लिक खुश है केवल। तो वही है कि इतना भ्रष्टाचार हो चुका है। एनजीओ हैं, वो फंडिंग के लिए काम कर रहे हैं, सरकार है अपने आगे की चुनावी रणनीति क्या होगी उसके लिए काम कर रही है, पार्टी की नीतियों से बंधे हुए हैं, नीतियां हैं। इस बात से किसी को मतलब नहीं है कि जनता क्या कर रही है, किस तरह से अच्छी उनको शिक्षा मिले, अच्छी व्यवस्था हो उनके लिए। अभी कल की न्यूज़ है जी, यूपी में एक हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है,
यमुना नदी में पुल बना है, सुबह 6 बजे उसकी मरम्मत हो रही है जी। सुबह 6 बजे विधायक जी की गाड़ी आती है और वहाँ से निकाल दी जाती है मरम्मत होने के होते हुए बावजूद। 9 बजे एक एम्बुलेंस आती है, उसमें एक लेडी डेड बॉडी है उसकी, उसको रोक दिया जाता है। अब ये सिस्टम का फेलियर नहीं है तो क्या है? या तो आप सबको रोक दो, इंसानियत मरी हुई नजर आती है। बिल्कुल, है ना। जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तब एनजीओ की ज़रूरत पड़ जाती है, तब मानवाधिकार आयोग की ज़रूरत पड़ जाती है। और ये पहली बार नहीं है, इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं। अब सरकार को देखना चाहिए, ऐसे नेताओं को विधानसभा या संसद में बैठने का अधिकार है क्या? निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए जी। जो कर्मचारी वहाँ पे इसके लिए थे कि किसको रोकना है किसको नहीं रोकना, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? निश्चित तौर पर। लेकिन कोई सस्पेंड नहीं होता, कुछ नहीं होता, पीड़ित जनता रहती है, जनता पीड़ित रहती है। अगर नियम कायदे होते तो अगर वो नियम नेता के लिए भी वही होने चाहिए थे और एक आम नागरिक के लिए भी। अगर कोई रास्ता दिया जाना था तो वो नेता को भी दिया जाना था, वो उस मृत शरीर को भी दिया जाना अति आवश्यक था, जिसके लिए तो हम उसकी संवेदना में उठ खड़े होते हैं अपनी जगह से। तो मतलब आप बहुत बड़ी आप बात कह रहे हैं कि जहाँ शासन प्रशासन और सरकारें फेल हो जाती हैं वहाँ एनजीओ को जरूरत पड़ जाती है, अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है। अस्पतालों में आप देखेंगे 50% अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। नहीं, कोरोना टाइम में करोड़ों का बजट आया सरकारों की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। शायद अगर उनका कोई सरप्राइज विजिट कर ले तो शायद फंक्शनल कोई 1-2% होगा, बाकी सारा डंप और सफ़ेद हाथी नज़र आता है। कुशवाहा होता है ना। तो वही बात है कि जो ये एनजीओ हमने रजिस्टर करवाया, ये सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने कहा यार कुछ करना है देश के लिए, ऐसे ही नहीं मतलब एक आम इंसान की तरह जीते हुए और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी है, कुछ तो करके जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इन सब उद्देश्य को लेके हमारा जो एनजीओ है वो काम कर रहा है जी, और ऐसे ही आगे करता रहेगा जी। कुशवाहा साहब, आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा प्रदेश के पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनिल विज जी, वो उनके पैर में कुछ फ्रैक्चर था अंगूठे में, और उसको चेकअप के लिए वो वहाँ अम्बाला के सामान्य अस्पताल में वो गए, और वो फ्रैक्चर का वो एक्सरे वगैरह कुछ होना था वो नहीं हो पाया। तो वो इतने नाराज़ दिखे जब एक सामान्य सी एक सुविधा, एक प्राइवेट हॉस्पिटल जिसका कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है वो तो वो सुविधाएं दे सकता है, लेकिन इतना बड़ा सरकारी तंत्र जिसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी सुविधाएं अटैच करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी अटैच करती है, उसके बाद भी इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सफ़ेद हाथी या उनका छोटे छोटे पार्ट फंक्शनल ना होना, मतलब ये क्या दृश्य दिखाता है? कुशवाहा साहब, आप बहुत बारीकी से चीज़ों को मंथन करते हैं, उनको देखते हैं, उनका आकलन करते हैं, किस लेवल पे आपको ये फेलियर नज़र आता है? ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सीएमओ की होनी चाहिए। वो अपने एसी कमरे में बैठे रहते हैं, उनको देखना चाहिए ना अस्पतालों में जाके कि कहाँ पे किस हॉस्पिटल में कौन सी सुविधाएं हैं और कौन सी होनी चाहिए। जो भी होनी चाहिए वो हैं प्रॉपर कि नहीं है, डॉक्टर्स हैं प्रॉपर कि नहीं है। डॉक्टर्स आजकल के ऐसे हैं कि 9 to 5 ड्यूटी है, जिनकी मान लो 9 to 12 है, 1 है। आप आते ही 10 बजे हैं, कोई 9 बजे नहीं पहुंचता। कोई रेयर चांस है कोई जो अनुशासन के साथ बंधा हुआ है ना। उसके बाद उसी में टाइम में उनका लंच कहीं कुछ चलता है। भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, लेकिन क्या वाकई कोई डॉक्टर आज के टाइम में भगवान है? भगवान के शायद उसके कण मात्र के बराबर भी नहीं है। होगा। तो ये जो भी डॉक्टर्स हैं उनको सोचना चाहिए। आप विदेश से पढ़ के आ रहे हैं, अभी देख रहे हैं ईरान से कितने लोग आए।
क्या यही शिक्षा लेते हैं आप? हॉस्पिटल में आप कम टाइम देते हैं, आपका खुद का क्लिनिक अलग है। आप चाहते हैं कि जो भी पेशेंट आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए उसके बाद आपके पास पर्सनल में आए। फीस आप पहले ही इतनी ले लेते हैं कि वो इलाज की दवाई नहीं खरीद पाता एक नॉर्मल आदमी, गरीब आदमी। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट अगर ध्यान दे, शिक्षा जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको देखना चाहिए। भाई जनता डॉक्टर को नहीं बनाती, वो अपना पैसा खर्च करते हैं बनते हैं, पढ़ाई करते हैं बनते हैं। आपको तो जनता बनाती है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री आप हो, आपको वोटों से जिताया जनता ने। आपको इसीलिए बनाया कि आप हमारे सारी लिए कुछ सुविधाएं करोगे, दुरुस्त हों। लेकिन आप कितना करते हो? सीएमओ ने नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया? उसके बाद तो स्वास्थ्य मंत्री के बाद तो मुख्यमंत्री जी भी आते हैं। हर क्षेत्र में विधायक हैं, सांसद हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, दुनिया के राजनीतिक लोग होते हैं। क्या करते हैं ये? किस लिए बनते हैं? देखना चाहिए ना जाके जी। हम कह रहे हैं कि आप हर महीने नहीं जा पा रहे हो, साल में 2 बार चले जाओ। ठीक है, सरप्राइज विजिट आप जिले के 4 अस्पताल में कर लो, सारी सुविधाएं हो जाएंगी। नहीं, उससे पहले तो बहुत सिस्टम कुछ और है। वहाँ का जिले का डिप्टी कमिश्नर है, उससे हायर अथॉरिटी सीएमओ से, उसके बाद उस स्वास्थ्य विभाग में उसके डायरेक्टर हैं, एसीएस हैं, फिर मंत्री है, फिर मुख्यमंत्री हैं, और फिर एमएलए और सांसद। इस लेवल पे इतना कुछ तंत्र है। यदि सभी वर्ष में सिर्फ एक बार विजिट करें तो मुझे लगता है कुशवाहा साहब सारी सुविधाएं दुरुस्त हो सकती है। सर, स्वास्थ्य मंत्री का नाम हम इसलिए ले रहे हैं, जनता ने आपको बनाया है, आप जवाबदेही है आपकी। अधिकारी को जनता ने नहीं बनाया। ठीक है, भगा देते हैं अधिकारी लोग जनता को, भगो यहाँ से। कितने वीडियो आते रहते हैं जी, डॉक्टर ने मार के भगा दिया। ये सब देखने के लिए ही तो ये राजनीतिक सिस्टम है। कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे नहीं हो रही हैं। उन्होंने आपको विधायक बना के बिठा दिया, क्या करने के लिए? सिर्फ पेंशन लेने के लिए नहीं बैठाए आप जनता की इच्छाओं की पूर्ति, जो उनकी एक बेसिक डिमांड है, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको विधायक और फिर विधायक से मंत्री और महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी गई है ना। तो इतना टाइम होता है आपके पास, कई बार आप विधानसभा में पता चलता है कि छुट्टियां चल रही हैं, महीने का 2 दिन का टाइम निकाल लो आप, और किसी कॉलेज में चले जाओ, देख लो वहाँ पे कैसी एजुकेशन मिल रही है। ठीक बात, बच्चों को, बच्चे हैं भी कि नहीं हैं, क्या हो रहा है बच्चों के साथ जी, है क्लासेस में कोई है भी कि नहीं है, या बस चल रहा है बिजनेस, कागजों में चल रहा है। किसी हॉस्पिटल में चले जाओ आप, एक भी न्यूज़ नहीं देखते हम कि कोई विधायक जी उस आज वहाँ पे औचक निरीक्षण किया। आप वहाँ पे औचक निरीक्षण करने जाते हो जहाँ पे आपको एक नोटों का भरा बंडल मिल जाए। आप बहुत बड़ी बात करें कुशवाहा साहब, फैक्ट है कि नहीं है? बोलना तो पड़ेगा ना जी, निश्चित। वो चाहे बात बड़ी हो या छोटी हो, जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक ये चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। आपको देख के हम सीख लेंगे, हमको देख के हमारे नीचे वाले सीख लेंगे जी। जो भी नए नेता लोग आएंगे वो करेंगे यही सब, कि जब उनका कुछ नहीं हुआ वो कर रहे हैं तो हम भी करें। तो इसका विरोध जनता जनार्दन को करना चाहिए, खुल के जनता को देखना चाहिए कि हमें वोट किसको देना है। हम करें कि ऑप्शन होता है कि ये 2 हैं, दोनों में से किसी को देना है। वोट मांगने जो भी आए उससे आप सवाल करिए ना कि आपने हमारे लिए क्या किया, क्यों दें वोट आपको, क्यों दें। कोई सवाल करता ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है, सब भाई भतीजावाद और निजी स्वार्थों में निहित होकर खड़े हो जाते हैं। इतना डर है लोगों में कि अगर हमने सवाल कर दिया
तो कल को हमारे ऊपर कोई केस डाल के हमको अंदर कर दिया जाएगा। ऐसा सिस्टम बना रखा है। ये डर कौन ख़त्म करेगा, कैसे ख़त्म होगा? सवाल तो सबसे बड़ा ये है। इस पे फिर कभी हम चर्चा करेंगे कि इस डर से कैसे निपटें और इस कैसे अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जनता जनार्दन की अंतिम मेरा निवेदन, जो आपका एनजीओ है सामाजिक विकास परिषद, राष्ट्रीय स्तर का आपका एनजीओ है, 2018 में आपने स्थापित किया, आप उसके ऑनरेबल वाइस चेयरमैन हैं इंजीनियर पंकज कुशवाहा। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आने वाले आगामी 10-20 वर्षों में? आप इसको, जो आपने एक बीज लगाया है वो एक पौधा रूपी स्वरूप ले चुका है, आगामी 10-20 वर्षों में किस तरह पर आप इसको देखते हैं और क्या आगामी क्रियाकलाप आपके रहने वाले हैं? देखिए, जिस तरह से हमारा एनजीओ अभी काम कर रहा है, तो अभी तो यही कहेंगे हम कि इसको और गति देंगे। अभी हम जो काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उस पे सबसे ज़्यादा हम समझते हैं कि अब जो ज़रूरत है वो जागरूकता इस तरह से फैलानी पड़ेगी कि बच्चे जो हैं, युवा हमारे निकल के आ रहे हैं, वो खुद पार्टिसिपेट करें। कहीं भी किसी की हेल्प करने में वो खुद आगे आए। सबको इतनी नॉलेज हो कि वो कहीं भी बोल सके, किसी के सामने बोलने से डरे ना, सही बात को सही मंच पर रख दें। सबको पता हो कि हम पर कोई भी बिना रीजन के एक्शन नहीं ले सकता। कोई अगर आपके सामने आता है तो किस तरह से बात करनी है, कहाँ पे आपको डॉक्टर के पास जाना है तो वहाँ पे क्या करना है। कई बार ऐसा होता है कि एक पेशेंट होता है, 10 लोग चले जाते हैं, तो डॉक्टर इसी बात से नाराज़ हो जाते हैं कि क्या कर रहे हैं 10, अब 4 मरीज आ गए, 40 लोग तो वहीं पहुँच गए आपके पास, तो डॉक्टर दिमाग ख़राब नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये जागरूकता कहीं ना कहीं से फैलानी होगी। और जो हमारा एनजीओ है वो हर गाँवों में जाके इस तरह से जन जागरण के लिए, शिक्षा के लिए, देखिए शिक्षा होगी तो सब कुछ हो सकता है। सरकार ने अभी जो किया है कि स्कूलों का मर्जर कर रही है, कहीं ना कहीं गलत है ये। आप यूपी की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं? जो मर्जर है फिलहाल तो यूपी में देखने को मिला है, लेकिन अब एक जगह अगर हो जाता है तो वो पूरे देश में हो जाएगा। कहीं ना कहीं से स्टार्ट ही होता है। तो बच्चे कम हैं स्कूल में, ठीक है, क्यों है कम, इस बात को सोचना पड़ेगा ना। प्राइवेट में ज़्यादा है, सरकारी में क्यों कम है? तो समस्या को पकड़ना पड़ेगा, वहाँ पकड़ना पड़ेगा ना। ये क्या मतलब है कि बंद कर दो स्कूल? तो एक बार नेताओं को भी थोड़ा कम कर दें और उस सिस्टम को बंद करके देख लें, हो सकता है कुछ सुधार हो जाए। जब स्कूलों पे ये चीज़ लागू हो सकती है कि गुणवत्ता अच्छी आ सकती है, नेताओं पर भी इस विषय को लागू कर दिया जाए, हो सकता है गुणवत्ता नेताओं की भी अच्छी हो जाए। कुशवाहा साहब जी, तो ये सब है कि जो आगे चल के हमारा जो एनजीओ है वो मेनली शिक्षा पे हम फोकस करेंगे। कैसे भी करके भले हमें खुद के अपने स्कूल कॉलेज खोलने पड़े और उनकी मिनिमम शिक्षा देना पड़े, गरीबों को भले मुफ्त में शिक्षा देनी पड़े, हम ये काम करेंगे। चलिए कुशवाहा साहब, आपका बहुत बड़ा एक विज़न है और उस विज़न के लिए आप निरंतर मेहनत किए हुए हैं और निश्चित तौर पर परमपिता परमात्मा ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति, ऐसा मनोयोग आपको दे कि जो एक स्वप्न आपने खुली आंखों से देखा है वो शायद वो पूरा हो जाए। हम दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलते हैं। निश्चित तौर पर इंजीनियर पंकज कुशवाहा जी का लंबा चौड़ा सामाजिक कार्यों में अनुभव है। इनसे ये चर्चा सिर्फ एक परिचय मात्र एक चर्चा थी। आप जनता जनार्दन को इनसे परिचित कराने का एक मेन और मुख्य उद्देश्य था। आगामी दिनों में इंजीनियर पंकज कुशवाहा जी के साथ हम एक सीरीज़ स्पेशल विशेषांक हम तैयार करेंगे जो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर और शिक्षा के क्षेत्र के विषयों पर अनेकों श्रृंखला हमारी चलेगी कार्यक्रम की। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास मुद्दे पर किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।